नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। चारधाम यात्रा की तैयारियां सख्त जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम की विधिवत यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारधाम की इस यात्रा को लेकर राज्य सरकार की ओर से पुख्ता तैयारियां भी हो रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर हर महादेव से गूंजेगी यात्रा। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। 25 अप्रैल को केदारनाथ के खुलेंगे कपाट। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। चारधाम यात्रा के शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड की घाटियां और पहाड़ जीवंत हो उठते हैं। चारधाम यात्रा भारत में सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। हजारों लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए दूर दूर से देवभूमि की पवित्र धरती पर कदम रखते हैं। चारधाम का अर्थ है चार आराध्य और वे हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर साल वैदिक भजनों, मंत्रों के उच्चारण और हजारों भक्तों की मौजूदगी में मंदिरों के द्वार खुलते हैं, जो अगले 6 महीनों तक भक्तों के लिए खुले रहते हैं। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम और 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम की विधिवत यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से पुख्ता तैयारियां हो रही हैं। इस क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में दर्शन करवाए जाएंगे। इस दौरान ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो होटल और होम स्टे में ठहरे होंगे, उनकी दर्शन की व्यवस्था भी की जाएगी। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ अभी जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और चारधाम यात्रा में आने वाले सभी हमारे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है, तो हरिद्वार में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक हों, क्योंकि यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु भी ये है, तो उन सभी व्यवस्थाओं को देखना है। क्योंकि ऊपर भी कल मैं जोशीमठ में था, वहाँ के लोग यात्रा के लिए तैयार हैं और बड़ी संख्या में अभी 11 लाख से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी यहाँ करवा लिया है। और वैसे हमने ये व्यवस्था भी कर दी है, जो चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु यात्री हैं, जिनका होटल जिनका बुक हो जाएगा, उनको स्वतः ही पंजीकरण मिल जाएगा और उनमें कोई रोक टोक नहीं होगी। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि हम इस बार अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता कर रहे हैं। समय समय पर एसओपी जारी करेंगे। चारधाम यात्रा में जाने से पहले यात्री अपने आप को उत्तराखंड के वातावरण में ढाल लें। वहीं उन्होंने कहा कि हम श्रद्धालुओं की जाँच करके उन्हें आगे भेजेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग समय समय पे चारधाम यात्रा के दौरान एसओपी जारी करेंगे और एसओपी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम हाईलाइट करेंगे वो जो आपने कहा एक्लिमेटाइजेशन, कि पहाड़ चढ़ने से पहले अपने आप को प्रॉपरली एक्लिमेटाइज कर लें। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट इस बार पूरे चारधाम रूट में हेल्थ एटीएम्स जो है लगा रहा है और नीचे जहाँ पे यात्रा शुरू होगी, जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग टूरिज्म विभाग के साथ मिलके हम लोग जो हेल्थ पैरामीटर्स हम लोग जो 55 इयर्स से ऊपर हैं उनसे हम लोग हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे, ताकि उनकी कांस्टेंट हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें। सरकार ने चारधाम यात्रा के साथ राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसे लेके पर्यटन, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर क्रैश बैरियर का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। यात्रा मार्ग पे पार्किंग स्थल की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी को देखते हुए डीएम और एसपी उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम की यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस वक्त वहां पर किए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां इस वक्त की जा चुकी हैं। हर हर महादेव से ये पूरी यात्रा कहीं ना कहीं गूंजती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां वहां पर की जा चुकी हैं।
अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुमित सैनी से जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, और चारधाम यात्रा कब से शुरू हो रही है? बिल्कुल, चारधाम यात्रा की बात करें तो अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। मतलब अप्रैल में इस महीने चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी 22 तारीख के बाद से। लेकिन इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बताया गया कि लगातार इसकी चारधाम यात्रा से पहले लगातार कई मीटिंगें हो चुकी हैं। आज भी चारधाम यात्रा को लेकर ही इसके सुचारू रूप से किस तरह से चल पाएगी। हरिद्वार है, हरिद्वार केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहीं से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। तो उस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में पहुंचे थे। हरिद्वार में अधिकारियों के साथ भी उनकी सब बैठक हुई है और उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर विशेष जो निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं और चारधाम यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उसको लेकर भी क्योंकि कोरोना काल में जो यात्राएं बंद थी, फिर उसके बाद भी अभी भी कोरोना का संक्रमण जिस तरह से दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर भी एसओपी जारी की गई है। जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आएंगे उन यात्राओं को जो उसके लिए अलग से एसओपी जारी की गई है, उनको पालन करना होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इसमें, और जो लोगों के होटलों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो सोते ही उनके भी रजिस्ट्रेशन माने जाएंगे। तो चारधाम को लेकर पूरी तरह से मुख्यमंत्री यहाँ निगाहें बनाए हुए हैं। जी सुमित, अगर देखा जाए तो अगर किसी भी व्यक्ति को चारधाम यात्रा पर जाना है और वो पहली बार जा रहा है, तो किन किन बातों का उसे ध्यान में रखना चाहिए और कैसे वो अपनी बुकिंग करा सकता है चारों धामों के लिए, उसके बारे में आपसे एक बार जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, चारधाम यात्रा के लिए जो पर्यटन विभाग के द्वारा एक साइट जो बताई गई है उस पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको वहां पर पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरह से कहां क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वो व्यवस्थाएं होंगी पर्यटक स्थलों में भी। हरिद्वार में जब पर्यटक पहुंचता है तो वहां पर उसके लिए केंद्र बनाए जाएंगे। उन केंद्रों में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने से सरकार के पास उनके आंकड़े होंगे और उन आंकड़ों से ये ज्ञात हो पाएगा अगर उनके साथ कोई समस्या होती है या वो उनके नंबर उनके मिल जाते हैं, तो उनसे किसी भी उन पर पूरी निगरानी रखी जाती है कि किसी भी पर्यटक को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो पाए। क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है, पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि हमने पहला भी अनुभव है, जो पिछले सालों का अनुभव है, उस अनुभव को भी इस बार काम में लाया जा रहा है कि कोई भी किसी तरह से किसी भी पर्यटक के साथ कोई उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। सुमित, अगर देखा जाए तो चारधाम यात्रा पर अधिकतर बुजुर्ग शामिल होते हैं इस चारधाम यात्रा में, तो उन बुजुर्गों का स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ तैयारी है कि किसी भी पर्यटक की तबीयत खराब ना हो? बिल्कुल, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा रहती है, तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार जो कैंप लगाए जा रहे हैं और व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। क्योंकि बेस कैंप हॉस्पिटलों का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि जो चढ़ाई भी करते हैं, उसको लेकर भी जो उनके मेडिकल फिटनेस भी जांच की जाएगी। जगह जगह पर व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके लिए भी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुमित। तो आपको बता दें कि तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी हैं और बस इंतजार किया जा रहा है अब कपाट खुलने का। तो अब यात्रा बस शुरुआत होने जा रही है इस यात्रा की। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार की तरफ से तैयारियां इस वक्त पूरी की जा चुकी हैं कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यात्री को वहां पर ना हो, बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखा जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर पूरी तैयारियां उत्तराखंड में हो चुकी हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे स्थित रजवाड़ा फार्म हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो वहीं सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है, हमने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। सशक्तिकरण भी हमारी पहली प्राथमिकता है। कृषि संबंधित नीतियां बनाते हुए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि खेती से छोटे किसानों के लिए कम से कम जोखिम हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने उत्तराखंड राज्य की जो जीएसडीपी है, उस जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य लिया है। और ये जीएसडीपी हमारी तेजी से दुगनी होगी, तेजी से हम स्थिरता की ओर, तेजी से हम आत्मनिर्भरता की ओर तभी बढ़ेंगे
जब हमारा प्राथमिक सेक्टर, जिसके आप सब प्रतिनिधि हैं, आप सब किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, जब हमारे प्राथमिक सेक्टर में जो आज 11% की जो हमारी ग्रोथ है, उस ग्रोथ को हमने 15% के ऊपर ले जाना है। और ये तभी संभव होगा जब हम सूक्ष्म तरीके से ये जो अनुसंधान हुए, इन अनुसंधानों पर ध्यान दें और कृषि की जो नीतियां बनाते हुए विशेष रूप से हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि छोटे किसानों के लिए जो वो कृषि का उत्पादन करते हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए कम से कम जोखिम हो, कम से कम जो आपदाओं का समय है, अतिवृष्टि का समय है, प्राकृतिक आपदाओं का समय, उसमें उनका जोखिम ना के बराबर हो। इस प्रकार की नीतियों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें उनकी फसल और उनकी जो मेहनत है उसका उचित मूल्य मिले, त्वरित रूप से मूल्य मिले, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। श्री गणेश जोशी बहुत मेहनत से इस दिशा में कृषि और उद्यान के क्षेत्र में इनका विभाग काम कर रहा है और मैं भी लगातार इसकी समीक्षा में शामिल रहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी जो कार्य समिति चल रही है वो पूरी तरह से इन सब विषयों पर यहां पर मंथन हुआ होगा और आप सब लोग एक ऊर्जा लेकर यहां से, एक ऊर्जा, एक उत्साह और एक उमंग का भाव लेकर यहां से लौटेंगे और किसानों के बीच में जाकर जो हमारी पार्टी की, केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं, प्रदेश के अंदर जो किसानों के लिए आज हमने आम बजट में, सामान्य बजट में जिस प्रकार का प्रावधान किया है, उन सभी को लेकर किसान भाइयों के बीच में जाएंगे। मैं अंत में भाइयों बहनों एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले आपने जो सरकार उत्तराखंड के अंदर आपकी बनी, उस सरकार का 1 वर्ष का कालखंड। वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई, क्योंकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का पहला केंद्र हरिद्वार रहता है। यहां पर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी होनी चाहिए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। पूरा किया है तो उसको लेकर की समीक्षा और उनमें तेजी आए, चूँकि अप्रैल माह से हमने तय किया है कि राज्य सरकार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सभी जो विकास योजनाएं पूरे वर्ष भर के अंदर धरातल पर उतरनी है और उन सब की लगातार समीक्षा भी होनी है। कितना हम लोगों ने टारगेट लिया है, कितना पूरा किया है, तो उसको लेकर जहां 1 अप्रैल को हमने देहरादून में बैठक करी थी और आज ज़िले में हूँ, तो यहाँ भी चूँकि चारधाम यात्रा भी अभी प्रारंभ होने वाली है और चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव हमारा एक हरिद्वार है। यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, बड़ी संख्या लोगों की आती है और अभी से लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड में किसी कीमत पर लैंड जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। जल्द हरिद्वार में रिंग रोड और कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे सुविधाजनक हरिद्वार बनेगा। इस दौरान उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य अतिथि गृह में जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ अभी जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और चारधाम यात्रा में आने वाले सभी हमारे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, चूँकि उनका एक बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है, तो हरिद्वार में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक हों, क्योंकि यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु भी ये है, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर लगातार कई वर्षों से हो रहा था। जितने भी इस प्रकार के गलत काम हुए हैं, उन सभी कामों को ठीक करेंगे और लैंड जिहाद देवभूमि पर किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसको हमने कहा है कि स्वतः ही सब जिन लोगों ने ये कब्जे किए हैं, ये अतिक्रमण किया है, मजार जिहाद, लैंड जिहाद, उसको हटा लें, अन्यथा प्रशासन हटाएगा। रिंग रोड है और हर की पौड़ी कॉरिडोर जो प्रस्तावित है, इन सब के बनने से निश्चित रूप से एक नए स्वरूप, जो हरिद्वार वैसे तो पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध स्थान है, लोगों की श्रद्धा आस्था है, लेकिन उसको और सुविधाजनक बनाया जाए और भव्य बनाया जाए, उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं।
वहीं हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति के 9वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। आज पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा करने का मुझे मौका मिला है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं का भी हमारे द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ के पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला और हमारी चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। यहाँ के वहीं देहरादून में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि प्रवक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी तरह की धार्मिक उन्माद फैलाने वाली डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, साथ ही कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई बयान भी नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और अभी तक मजहब की दुहाई देने वाली कांग्रेस अब खुद को पीछे खींच रही है। इससे साबित है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राज्य सरकार क्योंकि हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो महिला सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे बदहाल सड़कें हों, चाहे बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हों। ऐसे में नगर निकाय के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं अपने पैरों से सियासी जमीन खिसकते हुए देखकर पुष्कर सिंह धामी को और कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि हिंदू मुस्लिम की आड़ ली जाए, धर्म की आड़ ली जाए और धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। राज्य कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, कोई मुद्दे उन पे है नहीं। और आज एक बड़ा आश्चर्यजनक बयान मैंने सुना उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का कि उन्होंने अपने मीडिया के उनके जो स्पोक्समैन है, जो उनके प्रवक्ता हैं, उनको मना कर दिया है कि जो ये मजार का विषय चल रहा है अतिक्रमण का, उस पर कोई बयानबाजी नहीं करे, अपनी लाइन स्पष्ट तो करे। आखिर सरकार का जो निर्णय है उसके पक्ष में खुलकर बोलने में क्या दिक्कत है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, कोई मुद्दे उन पे है नहीं। और आज एक बड़ा आश्चर्यजनक बयान मैंने सुना उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का कि उन्होंने अपने मीडिया के उनके जो स्पोक्समैन है, जो उनके प्रवक्ता हैं, उनको मना कर दिया है कि जो ये उत्तराखंड में 624 केंद्रों पर वन आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान वीडियोग्राफी भी की जा रही है। कड़ी चेकिंग के बाद स्टूडेंट परीक्षा हॉल में पहुंचे हैं और इससे पहले शनिवार को वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश कर एसटीएफ ने कोचिंग सेंटर संचालक और निजी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हमारी जो भी परीक्षाएं हो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, इसके लिए हमने न केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई थी बल्कि जोनल मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी उनके ऊपर सुपरविजन के लिए लगाई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 पहले से ही लगा दी गई थी। पुलिस की तरफ से सभी ड्यूटियां लगा दी गई थी, उनकी तरफ से भी सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर लेडीज कांस्टेबल। देहरादून में दृष्टि आई इंस्टीट्यूट ने दृष्टिकोण 2023 सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में से नेत्र विशेषज्ञ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आंखों से संबंधित इजाद हुई नई तकनीकों पर चर्चा की। आपको बता दें कि मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दृष्टि इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर गौरव लूथरा ने कहा कि आज के समय जब लोगों की दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो चुकी हैं और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, ऐसे में लोगों को अपनी आंखों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। खासकर छोटे बच्चों और अभिभावकों को इसमें खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे जो स्कूल्स हैं मेरे ख्याल से और इवन कॉलेजेस हैं, उनको सबको ये समझना पड़ेगा कि आंखों का जो एपिडेमिक चल रहा है वो सारी हमारी स्क्रीन डिवाइसेस की वजह से चल रहा है। छोटे छोटे फोन्स, आईपैड्स पे टीचिंग हो रही है। हमारे को इस चीज को रोकना पड़ेगा। जो कन्वेंशनल टीचिंग थी पहले तरह की, जिसपे कि बड़ी स्क्रीन पे बड़े प्रोजेक्शन पे दिखाया जाता था, तो हमें छोटे डिवाइसेस को डिस्करेज करना है। ऑनलाइन क्लासेस को फोन पे खत्म करना है। बहुत जरूरी हो तो उसको हम बड़े कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कर सकते हैं और छोटे बच्चों की आंखों को बचाना है, नहीं तो सब मायोप।
वहीं गदरपुर में देर रात ग्राम मजरा शीला के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक विद्युत विभाग में संविदा पर लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर तुरंत कार्रवाई की मांग की, जिस पर परिजनों का कहना है कि सत्येंद्र की मौत दुर्घटना नहीं, इसको जानबूझकर टक्कर मारकर दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र भंडारी के आश्वासन पर परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार किया। दोपहर में जब आया गया था ना, 2 लोग आए थे हमारे गांव से, फिर एसओ साहब ने सीधे टाल दिया था कि अभी दरोगा जी नहीं है, सिर्फ टालने के मतलब से। अगर वो फोन करते कौन से दरोगा जी नहीं आएंगे, और एसओ साहब फोन करेंगे तो सिर्फ टालने का था। भाई हमारा बिजली विभाग में संविदा पे कार्यरत था। मार्च के महीने में क्लोजिंग का टाइम चल रहा था। वो जिसने एक्सीडेंट किया हुआ है उसके वहाँ वो रिकवरी पे गया होता, उसका बिजली का बिल बकाया था। बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने जमा नहीं किया। 8 बजे के लगभग ये मजरा शिला के आसपास जो है ये घटना घटित हुई थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और ये मोटरसाइकिल के बीच में जो है टक्कर हुई थी, जिसमेम मोटरसाइकिल सवार जो व्यक्ति था उसको जो है चोट आई थी, जिसको जो है सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से भिजवाया गया 112 के माध्यम से, उसकी डेथ हो गई है। वहीं देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष करण महारा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो प्रभारी कभी प्रीतम सिंह के लिए खास हुआ करते थे, अब वो उनके लिए बुरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिस प्रभारी की परिक्रमा हो रही थी, आज वो फेल नजर आ रहे हैं। उन्होंने इशारों में प्रीतम सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि प्रभारी के खिलाफ टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि वो खुद की कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। निश्चित ही गैर जरूरी है। प्रभारी स्वयं उत्तराखंड के प्रभारी नहीं बने, उनको हाईकमान ने उत्तराखंड का प्रभारी बना के भेजा, और प्रभारी के विरुद्ध बयान देने का मतलब आपने हाईकमान के विरुद्ध बयान दिया है। प्रभारी का क्या स्टेक है? प्रभारी ने ना तो यहाँ से चुनाव लड़ना है, ना प्रभारी ने यहाँ से एमपी बनना है, ना प्रभारी यहाँ से राज्यसभा जा रहे हैं। फिर क्यों यही व्यक्ति जो प्रभारी के विरोध बोल रहे हैं, उन्होंने चुनाव से पहले इसी प्रभारी की तारीफ की थी, और चुनाव के परिणाम आने के बाद आज प्रभारी के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। निश्चित ही दुख दे रहे। वहीं कालाढूंगी में युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कमल अधिकारी के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकालकर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने पर विरोध किया गया। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के जायज सवाल करने के बाद उसका जवाब देने की बजाय उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। साथ ही उनसे निवास खाली कराने की मांग की जा रही है, जो लोकतंत्र की हत्या है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड से संसद तक इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम देश में मोदी अदानी की सरकार का बहिष्कार करेंगे और देश में अमन चैन लाएंगे। राहुल जी में तरह तरह के विदेश जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया, उन पर आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा संसद में कि मैं सर का जवाब दूंगा। उनको बोलने दिया। उन्होंने इतना ही पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके थे और कहां से किसके हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने संसद से उनकी रिकॉर्डिंग हटा दी गई और किसी बात का उसने नहीं, उनकी सदस्यता आनंद फान में। और मुझे जो यहाँ तक मेरी जानकारी ADR की जो रिपोर्ट है, उससे 230 सांसद जिन्होंने अपने हलफनामे इसमें देख रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को किस तरीके से दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ अदानी के मसले में एक सवाल पूछा था संसद में, जिसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। आज पहली बार देश के इतिहास में एक काले पन्नों में लिखा जाएगा कि सत्तारूढ़ पार्टी सिर्फ एक सवाल से बचने के लिए कि अदानी के लिए कोई सवाल न पूछ ले, इसलिए उन्होंने खुद जो है संसद का बहिष्कार किया है और बगैर संसद चले ही संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपने प्रवक्ताओं सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मीडिया चैनलों की चर्चाओं और समाचार पत्रों में बयानबाजी से परहेज करने के निर्देश दिए। कांग्रेस की प्रतिद्वंदी यानी भारतीय जनता पार्टी और हिंदू हितैषी संगठनों के नेताओं ने कांग्रेस को खुद सवालों के कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद के नाम पर सामाजिक बंटवारे का आरोप लगाया। तो वहीं पत्र के बाद से बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिन्होंने कांग्रेस पर पहले से ही बेजवाब और मुद्दाहीन पार्टी करार दिया है। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को नसीहत दी है या ताकीद किया है कि धर्म से संबंधित विषयों पर ना बोलें। आज तक कांग्रेस का इतिहास रहा है तुष्टीकरण के कारण
मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई है कांग्रेस। और सबसे बड़ा उदाहरण तो 1947 में भारत विभाजन है। धर्म के आधार पर कांग्रेस ने ही तो देश को बांटा था। उस समय भाजपा और संघ कहाँ थे? कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई उनका अपना एक विचार है। उनको हमेशा केवल हिंदू धर्म के खिलाफ रहने की कहीं ना कहीं आवाज उठती रहती है। और जब भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब भी वो बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। राम जी के बारे में भी उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने दाखिल किया था ऐसा कुछ। मैंने सुना है कि राम जी के उन्होंने काल हरिद्वार में आश्रम के परमाध्याय स्वामी आदि योगी महाराज के संयोजन में महायज्ञ का आयोजन किया गया। संतों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि संत सम्मेलन में हरिद्वार के विद्वान संत और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान संतों ने अपने अपने विचार मंच के माध्यम से रखे। बता दें कि आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आदि योगी महाराज ने आश्रम में दिव्य 10 महाविधाओं के अनुष्ठान के माध्यम से दिव्य और भव्यता को बढ़ाया है। कई संतों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सनातन परंपरा एक बार फिर से स्थापना हो, यही सभी साधु संतों का लक्ष्य है। यह जंगल में मंगल है। यहाँ पर हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे श्रद्धेय आदि योगी जी महाराज ने एक दिव्य अनुष्ठान के साथ में 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान के साथ में इस आश्रम की दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाया है। इतने सारे पूज्य संतों का यहाँ पर आगमन और उनका आशीर्वचन आपको मिला है, तो हम सब मिलकर के सनातन देहरादून त्रिवेणी क्षेत्र में अग्निकांड मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस सब के बीच हादसे के बाद डीआईजी फायर सर्विस द्वारा पानी लिफ्ट करने के लिए पोर्टेबल पंप कैरिंग व्हीकल की व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि हादसे के समय दमकल कर्मियों की कमी और पानी खत्म होने के बाद दोबारा पानी की उपलब्धता की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। तो वहीं निवेदिता कुकरेती ने कहा कि क्षेत्र में एक और मिनी फायर टेंडर खोल दिया गया है। वहीं आग लगने की स्थिति में लोगों को जागरूकता करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। जो घटना घटी वो दुखद है। उसमें जो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पे जो पर्पस है वो ये देखने का है कि क्या चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है, किस तरीके से फायर रेस्क्यू को और बेटर किया जा सकता है, और क्या जो कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। तो उस संदर्भ में अभी तक जो संज्ञान में आया है उसमें ऑलरेडी काम करते हुए यहाँ पर एक मिनी फायर टेंडर और प्लेस कर दिया गया है। साथ ही एक पंप यूनिट भी यहाँ पे प्लेस कर दी गई है। और इसके साथ साथ एक और हम लोगों ने सभी फायर जो कर्मचारी हैं यहाँ पर उनको और साथ में लोकल थाने के साथ मिलकर एक अभियान हम लोग चलाएंगे, जिसमें कि हर महीने एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाए और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन, जिससे लोगों को ये आइडिया हो कि गैस सिलेंडर की आग को कैसे रोका जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगे तो उसको कैसे रोका जा सकता है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ।